तो स्टूडेंट देखिए, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसके बेस पर न्यूमेरिकल है। ई एलिमेंट का सिंबल होता है, ये एटॉमिक मास है, यहाँ एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास जो होता है आपका, एटॉमिक मास वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, ये होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। अगर न्यूट्रल एलिमेंट, न्यूट्रल दिखा रखा है एटम, अगर न्यूट्रल है तो आप क्या लिखेंगे, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं। अगर कभी भी इस पे चार्ज आएगा, अगर जो आपको सिंबल दिखाया गया एलिमेंट का उस पर कभी भी चार्ज आता है तो आप इसे प्लस या माइनस करेंगे, इसे आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन केस ऑफ आयोनिक स्पीसीज, आयोनिक केमिकल स्पीसीज, ठीक है। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। चलते हैं इधर, तो देखिए इसने बोला है पहला ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। तो एटॉमिक मास 16 हो गया, एटॉमिक नंबर 8 हो गया। और जो एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि एटम है, आयन तो लिखा नहीं इसके ऊपर, तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, वो क्या आएगा, न्यूट्रॉन, जो क्या आएगा आपका 8 ही आएगा। क्लोराइड आयन, अब ये लिख दिया इसने आयन Cl 2,8,7। इसके पास दो रास्ते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले और 8 पे पहुंच जाए, या 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस। तो 288 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो क्लोराइड आयन जो है इसमें मास नंबर क्या हो जाएगा, 35.5 होता है इसका मास नंबर। एटॉमिक नंबर की बात करें वो 17 होता है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो इसका एटॉमिक नंबर है 17 वही रहेगा। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था चार्ज आ जाए, अगर Cl माइनस है, ये चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर माइनस चार्ज आता है किसी के ऊपर, माइनस चार्ज, तो क्या आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जितना माइनस है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। माइनस का 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 17 + 1 क्या हो जाएगा, 18। न्यूट्रॉन कितने होंगे, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना आप, ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉन, हम एटम को ही नहीं काट सकते, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैसे काट ले। तो होता क्या है, कुदरत में जो क्लोरीन है वो क्लोरीन 35 की फॉर्म में मिलता है और क्लोरीन 37 की फॉर्म में मिलता है। अब कितना परसेंट मिलता है 35 की फॉर्म में, कितना परसेंट मिलता है 37 की फॉर्म में, उनकी एवरेज निकाली जाती है। तो ये एवरेज है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में से कोई कट गया है, इस तरह का कॉन्सेप्ट मत लगा के चलना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, इसको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से इसको लेके चलते हैं, ठीक है। जहाँ फ्रैक्शन आएगा अभी इसको छोड़ के चलते हैं फिलहाल। अब अगला हमारे पास सोडियम आयन, आयन आ गया। मास नंबर क्या होगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आता। प्रोटॉन कितने, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, अब देखो सोडियम जो होता है, सोडियम आयन है, एटम नहीं है। सोडियम के पास दो रास्ते हैं, या तो एक खो दे एक इलेक्ट्रॉन और बन जाए 28, ऑक्टेट पूरा कर ले, या दूसरा रास्ता क्या, 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तब जाके अपना ऑक्टेट पूरा करे, 288 करे। सीधी सी बात है, एक खोना ज़्यादा आसान है 7 लेने के मुकाबले। तो इसके ये सोडियम आयन का मतलब कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, Na+ है, ये प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। न्यूट्रॉन कितने होंगे, जो इसका मास नंबर होता है सोडियम का, उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, 12 आ गए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम, ये होता है आपका एल्यूमिनियम 1327, ये आपका एल्यूमिनियम है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो मास नंबर है और जो एटॉमिक नंबर है, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ना प्रोटॉन में कोई चेंज आएगा, ना न्यूट्रॉन में कोई चेंज आएगा। 27 - 13 कर दो, 14 आ गया। अब इलेक्ट्रॉन खेल है सारा का सारा, तो ये होता है 2,8,3। ऑक्टेट पूरा करना है, दो रास्ते इसके पास, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो क्या चीज आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो इसलिए ये आपका आयन लिखा आएगा। तो इसका मतलब कि Al+3, मैंने बताया भी हुआ, जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 आते हैं, अगर उनके नाम के साथ आयन लिखा आता तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जिनके आउटर मोस्ट में 5, 6 और 7 आते हैं, अगर उनके ऊपर आयन लिखा आ जाए
तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना आया, 1 आया, तो इसने लूज किया है। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 आया, तो क्या किया इसने, लूज किया है। उतना ही प्लस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10। क्लोराइड आयन था जैसे Cl, ये तो इसके आउटर मोस्ट में 7 थे, तो इसने क्या किया है, गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं ये, ठीक है। अगर ये होता आपका ऑक्सीजन आयन होता तो क्या होता, 2,6 होता, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता, लेता। अब फ्लोराइड आयन की बात करते हैं। फ्लोराइड क्या होता है आपका, फ्लोरीन होता है आपका 19,9। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, जो फ्लोराइड आयन है ये 19 है, यहाँ पे 9 है, प्रोटॉन इसमें 9 है, न्यूट्रॉन इसमें 10 है, 19 माइनस 9 कर दिया आपने। इलेक्ट्रॉन कितने बचे, फ्लोराइड आयन 2,7 होता फ्लोरीन, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इसके 7 है, तो कितने हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन, 10 हो जाएंगे। 9 तो है ही, एक इलेक्ट्रॉन और लेगा, तो इसके पास भी कितने हो गए, 10 हो गए। आर्गन एटम की बात करें, आर्गन 18, यहाँ 40, 2,8,8, तो मास नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर 18 है। 40 माइनस 18 करो 22 आ जाएगा। आप सॉरी, प्रोटॉन तो आपके जो एटॉमिक नंबर उतना ही आएगा। प्रोटॉन रहेंगे 18, न्यूट्रॉन रहेंगे आपके 40 माइनस 18 22, और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, क्योंकि एटम है तो जो इसका जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, तभी न्यूट्रल होगा ये। अब बात करते हैं कैल्शियम एटम की जगह हम कैल्शियम आयन करते हैं, कैल्शियम आयन। तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम का हमें पता है 20, 40, मास नंबर 40, एटॉमिक नंबर 20, प्रोटॉन भी 20 होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 40 माइनस 20, 20 आ गए। अब क्योंकि आयन है, अब कैल्शियम होता क्या है, 2,8,8,2, तो इसके आउटर मोस्ट में आ रहे 2, तो 2 आ रहे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो Ca के ऊपर क्या आएगा, +2 चार्ज आता है, Ca+2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए, तो कितने बचे इसके पास, 18 बचे। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो केमिकल स्पीसीज बनी है इनका आपस में रिलेशन क्या है, मतलब इनमें से कौन सा आइसोटोप है, कौन सा आइसोबार है, कौन सा आइसोटोन है, कौन सा आइसोडाइपर, आपको इस तरह का रिलेशन निकालना हो, ठीक है, तो कैसे कैसे निकालेंगे, देखिए किन किन के इलेक्ट्रॉन सेम है, इन तीनों के इलेक्ट्रॉन सेम है। देखो जो आइसो सीरीज होती है ना, जो आइसो सीरीज होती है, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो का मतलब ही क्या होता है, आइसो का मतलब ही होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके आइसो इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या आपके आइसो इलेक्ट्रॉन है सारे के। अच्छा, अब क्या कोई ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो, न्यूट्रॉन किसी में सेम नहीं, तो इनमें कोई भी आपका आइसोटोन नहीं। कोई ऐसा है जिसमें प्रोटॉन सेम हो, अगर प्रोटॉन सेम होंगे तो हम बोलेंगे वो क्या आपके आइसोबार होंगे, तो प्रोटॉन भी किसी के अंदर सेम नहीं है। किसी के एटॉमिक मास में से 2 इंटू एटॉमिक नंबर करें अगर हम, ये नहीं, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे 12 आ रहा है डिफरेंस सोडियम वाले में, ये भी नहीं आ रहा है, इधर 10 आ रहा है, इसमें डिफरेंस आएगा 1। देखो अगर आप देखो एटॉमिक मास -2 इंटू एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 1 आएगा इस केस में भाई। 19 माइनस 2 इंटू 9 कितना आ गया, 1 आ गया ना। ऊपर वाले में देखो 27 माइनस 2 इंटू 13 कितना आ गया, 1 आ गया ना। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए तो जो आपका मास नंबर है 19, उसमें से 2 इंटू एटॉमिक नंबर कर दीजिए, कितना आ गया, 1। अगर मैं इसकी बात करूं एल्यूमिनियम आयन की, मास नंबर 27 है, एटॉमिक नंबर 2 इंटू 13 कितना आ गया, 1। अगर सोडियम आयन की बात करें 23 माइनस 2 इंटू 11 कितना आ गया, 1। तो ये तीनों ही हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों ही एक दूसरे क्या है, ये आइसोडाइफर्स है, ये तीनों ही क्या है आपके आइसोडाइफर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे, या आइसोडाइफर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसके आगे। देखिए स्टूडेंट, अब मैं बात करूंगा कि जो क्लोरीन था उसका एटॉमिक मास 35.5 कैसे आया हुआ था, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, क्लोरीन जो होता है उसके 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इनकी जो आइसोटोपिक मोलर मास की बात करें
तो वो तो है ही हमारे पास 35 और 37। अगर एबेंडेंस की बात करें तो वैसे तो ये 35 जिसका एटॉमिक मास होता है वो पाया था 34.5%, सॉरी 74.5%, और ये पाया था 25.5%। पर मैं अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए इसको लिखूंगा 75%, और ये पाया जाएगा आपका 25%। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं हम इसके जो आपका एवरेज मोलर मास, यहां पे एटॉमिक मास लिखूंगा, आइसोटोपिक एटॉमिक। तो जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हम कैसे निकालते हो आप देखिए एक बार। देखिए जो भी इसका एटॉमिक मास है इस वाले आइसोटोप का 35 वाले का, उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 75%, प्लस जो 37 वाला है वो पाया जाता है 25%। ठीक, अब उसको डिवाइड कर दो आप किससे, जितना जितना इनकी अबेंडेंस है, 75 प्लस 25, यहां से जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक चीज, जैसे अब इन नीचे हमारा सिंपल, नीचे तो 100 आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 25 को देखो, इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, एकदम से 25 की टेबल 37 तक पढ़ने की थोड़ी मुश्किल है, तो 25 को ना 3 तक पढ़ लो, कितना आ गया, 75 आ गया। अब क्योंकि 30 है, 37 को 30 प्लस 7 लिख सकता हूं ना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना कि 30 प्लस 7 इंटू 25। तो पहले मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दी इसकी, वहां से मेरे पास आ गया 750, 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ गया, जीरो लगा दो उसमें। अब 25 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 175। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 925। तो यहां से आ गया मेरे पास 925 प्लस, ऐसे इसके साथ करना है आपको, ये 35 है, इसे क्या करो, इसको तोड़ दो आप, इसे लिख दो आप 30 प्लस 5 इंटू कर दो 75 से। अब 75 की टेबल को 3 तक पढ़ दो आप, 75 के 3 से क्या आएंगे आपका, ये आएगा 225 आएगा, जीरो उसमें ऐड कर दो, 225 जीरो आपने ऐड कर दिया। अब 75 की टेबल को 5 तक पढ़ दो आप, 2 पे है तो 150 है, तो 4 पे 300 होगा, तो ये होगा 375। ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 2625, ये आ गया आपका 2625। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो आप, कितना आ गया, इनका सम कर दो, 0 5 5 3 0 5 5, देख लो। ठीक है, डिवाइड बाय क्या है 100, कितना आ गया आपका 35.5। तो जो हम ऐसे दिखाते हैं ना Cl 35.5, ये इसका एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक है, इस तरह का न्यूमेरिकल आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या मोल कॉन्सेप्ट यूनिट फर्स्ट उसमें भी है, तो इस तरह से वो 35.5 आया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है क्या कहता है, ये कहता है कोई एलिमेंट है जिसका मास नंबर दे रखा है 81, मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहीं से चीजें लिखते जाओ जो जो हमें हिंट मिलता जा रहा है यहां से। मास नंबर 81 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या दे रखे हमें 81। ठीक है, 30 अच्छा, ये इस तरह का एलिमेंट है जिसमें जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के मुकाबले 31.7% ज्यादा है। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से क्या 31.7% ज्यादा है। कहता है इसका सिंबल बताओ। तो देखो सबसे पहली चीज तो सिंबल, अगर हमें इसने एटॉमिक नंबर लिखा होता ना यहाँ पे, तो हमें आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो आपकी पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनी हुई है। किसी भी दो एलिमेंट्स के सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते, हर एक एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन मास नंबर दो एलिमेंट के सेम हो सकते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया था अभी, कैल्शियम का भी 40 था और आर्गन का भी 40 था, तो दोनों के मास नंबर क्या थे, सेम थे। तो सेम मास नंबर वाले तो दो एलिमेंट हो सकते हैं, तो इसलिए हमें मास नंबर दे रखा है, एटॉमिक नंबर नहीं दे रखा। तो जब तक एटॉमिक नंबर पता नहीं चलेगा हमें पता नहीं चल पाएगा कौन सा एलिमेंट है। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो अगर मैं प्रोटॉन निकाल लूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है,
तो देखिए इसने हमें दे दिया ये, तो हमारे पास प्रोटॉन ही नहीं पता, उसने बोला न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 31.7% ज़्यादा है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि प्रोटॉन कितने, तो कैसे करें। तो जिस तरह से आप आज तक करते आए हैं मैथमेटिक्स में, जब कोई चीज़ नहीं पता होती है तो उसमें क्या करते हैं, उसे x मान लेते हैं। तो हम भी यहाँ पर वही चीज़ करने वाले हैं, हम भी वही चीज़ करने वाले हैं। लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू x, ठीक है, ये हमने क्या मान लिया x। तो कहता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो पहले ना चीज़ों को बड़ा सिंपल तरीके से समझ के देखा करो। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने दो बच्चे हैं, एक को x रुपीज़ दिए, ठीक है, या मैं कहूँ एक को मैंने 20 रुपीज़ दिए और दूसरे को मैंने पहले वाले से 10% ज़्यादा दिए, दूसरे को पहले वाले से 10% ज़्यादा। तो मैं आपसे पूछूं बताओ मैंने दूसरे को कितने दिए, तो आप कैसे करोगे कि भाई पहले वाले को कितने दिए थे, पहले वाले को दिए थे 20 रुपीज़, तो दूसरे को कितने दिए, उसने बोला कि जितना ये है वो तो मिलेगा ही, साथ में इससे क्या है 10% एक्स्ट्रा दिए हैं। तो अब क्या ऐड कर दोगे इसमें, 20 का 10%, कितना आ जाएगा आपके पास 22। बस वही चीज मुझे यहां पे करनी है कि अगर प्रोटॉन मैंने x मान लिए हैं तो न्यूट्रॉन क्या है 31.7% ज्यादा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे कि x तो है ही है, उतने तो है ही है, उससे क्या है 37.1% और ज्यादा है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां से क्या आ जाएंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां से हमारे पास आ चुके प्रोटॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 81 की, यानी कि मास नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे कि 81 की मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि मेरे पास x है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि है x प्लस x इंटू 31 है, मैंने 37 लिख दिया, ये 1.7 है, ये 31.7 डिवाइड बाय 100। तो यहां पे क्या आ जाएगा देखिए 81 इज इक्वल्स टू 2x, यहां से आ चुका है 31.7x डिवाइड बाय 100। अगर यहां पे एलसीएम लेके चलेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 200x प्लस 31.7x डिवाइडेड बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कि 8100 इज इक्वल्स टू 231.7 231.7x, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 8100 डिवाइड बाय 231.x। ये मत सोचना x को मैंने यहां पे ऐसे कैसे करते, सिंपल सी बात है, 231.x को इस तरफ ले आओ डिवाइड में, तो दिस डिवाइड बाय 231.7 इक्वल टू x, तो बात तो वही है ना, उसको इधर उधर कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो अब क्या है, अब हमें तो टेबल नहीं आती 231.7 की, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये भूल जाओ 231.7, इसको 23 मान लो, ऊपर वाले को 81 मान लो, एक रफ आइडिया लगाने का तरीका बता रहा हूँ। अब 23 की टेबल आप 81 तक पढ़ो, 23 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 69, 81 उससे 12 ज़्यादा है, समझना मेरी बात को मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या किया 23 इंटू 3 कर दिया, ये 69 आ गया, 81 जो है वो 69 से 12 ज़्यादा है, 23 का हाफ जो होता है वो होता है 11.5। तो देखो 3 तो पूरा पूरा चला गया, और चौथे में कहाँ तक जा रहा है, आधा पहुँच रहा है, वो 11.5 है, वो 12, तो मतलब इसका सोल्व करने के बाद जो नंबर आएगा वो लगभग 35 के पास आएगा, लगभग 35 के पास आएगा। हम इसको कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। 8100 डिवाइड बाय 231.7, ये आ गया 34.95, ये आ गया 34.95, जिसको मैं क्या मान के चलूंगा 35, क्योंकि पेरोल टेबल में जो एटॉमिक नंबर है वो फ्रैक्शन में तो है नहीं कहीं भी, तो क्या आ गया मेरे पास 35। अब
सवाल उठता है जो 35 एटॉमिक नंबर है वो किस एलिमेंट का होता है। तो मैंने सबसे पहला जो लेक्चर दिया था वो किसका दिया था, पीरियोडिक टेबल का ही दिया था, है ना। यहाँ पे हीलियम था, यहाँ पे आर्गन था, सॉरी यहाँ पे नियोन था, फिर आर्गन था, ये 2, ये 10, ये 18। उसके बाद जब हम आते हैं यहाँ पे आता है क्रिप्टन। क्रिप्टन कितना होता है आपका 36। तो 36 से एक पोजीशन क्या होगी, पहले होगी इसकी। तो क्या होगा, इससे पहले हेलोजन आता है फर्स्ट क्लास भिखारी, Br आएगा यहाँ पे। तो ये जो एलिमेंट है क्या है मेरे पास, ये ब्रोमीन है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 35 और एटॉमिक मास क्या आ गया 81। तो ये इसका सिंबल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, देखिए स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी का ही है। एन आयन विद मास नंबर 56, ठीक है। कोई हमारे पास कोई आयन है, ये कुछ भी इसके ऊपर चार्ज है। अब देखो प्लस है कि माइनस, कैसे आइडिया लगेगा। आयन विद मास नंबर 56, किसका मास नंबर तो 56 है, ठीक है। कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पर क्या है +3 चार्ज है। एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन, असाइन सिंबल ऑफ द आयन। देखो पिछली बार उसने क्या किया था ना, प्रोटॉन से 31.7% ज़्यादा न्यूट्रॉन बताए थे। अब इस बार इसने क्या किया है, इसने मास नंबर दे दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं कि मतलब न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन से कितना % ज़्यादा। अब समझ आ जा रहा है मेरी बात को, क्योंकि इसने हमें दिया है मास नंबर, क्योंकि इसने हमें दिया है मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मतलब हमें इक्वेशन बनाने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, पर इसने प्रोटॉन के लिए कोई हिंट नहीं दिया है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की है, ठीक है। अब देखो इसे कैसे करते पहले समझो। अगर मैं ये मान के चलूं यहां पे डायरेक्ट कि देखो जिससे कंपेयर करना होता है, जिससे कंपेयर करना हो तो उसे एक्स मानते हैं। अब ऐसे न्यूट्रॉन है इतना % ज्यादा, किससे कंपेयर करके, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को आप एक्स मानेंगे, इलेक्ट्रॉन को आप एक्स मानेंगे। लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एक्स। अब समझना बड़ी ध्यान से, अब जो एलिमेंट है ना, हमें उसमें ये मैंने आपको एक बात लिखी थी, जब ये न्यूट्रल होता है, जब ये न्यूट्रल होता है तो यहां पे ये Z क्या होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या कह दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कब, जब ये न्यूट्रल होता है। अगर चार्ज आ जाएगा तो जो भी ये नंबर होता है, अगर प्लस का चार्ज है तो उसमें से इतना ही माइनस कर दो, माइनस का होता तो जो भी ये नंबर था उसमें इतना ही ऐड कर दो, इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो अब इसने हमें ये बताया कि भाई देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन x है, ठीक है। अब 3+ का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन मुझे दिए गए हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास है वो 3 कम है प्रोटॉन से। जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है वो 3 कम है प्रोटॉन से, ये मतलब है इसका। क्योंकि हम किसको निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन को तो डाल या निकाल नहीं सकते, प्रोटॉन जितने यहाँ पे थे उतने यहाँ पे हैं। फर्क किस में है, इलेक्ट्रॉन में। तो अगर इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्स माना है तो प्रोटॉन कितने होंगे, क्योंकि न्यूट्रल होने पर तो बराबर होते हैं ना, न्यूट्रल होने पर तो बराबर होते हैं ना। तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे कि जितने ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन है उसमें 3 ऐड कर दो, इतने मेरे पास प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास, तो कहता जितने इलेक्ट्रॉन थे ना उससे 30.4% ज्यादा। तो ये तो है ही है, साथ में इसका 30.4% इतने ज्यादा है, ठीक है। ये हमारे पास है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मुझे पता टोटल मास नंबर कितना है, मेरे पास प्रोटॉन आ गए, न्यूट्रॉन आ गए। मैं इक्वेशन बना सकता हूं, यहां पे क्या आएगा कि मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने मेरे पास, प्रोटॉन्स मेरे पास है x+3 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं x+ 30.4x डिवाइड बाय 100 इक्वल टू यहां पे कितना है 56, ठीक है। अब ये क्या बन गया मेरे पास बन गया 56 इक्वल टू x+3 + x, कितना आ जाएगा 2x+3 हो जाएगा यहां पे,
2x प्लस 3 प्लस 30.4x डिवाइड बाय 100, ये आएगा। इस 3 को मैं इस तरफ ले आऊंगा तो यहां पे क्या बचेगा 53 इक्वल टू, अब ये क्या आ गया, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 200x प्लस 30.4x डिवाइड बाय 100। अब यहां पे ये मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ गया 5300 इक्वल टू 200x 230.4x 230.4x, तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू 5300 डिवाइड बाय 230.4, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब देखो 230 की टेबल तो हमें आती नहीं है, पर 23 की आती है ना। 23 की टेबल अगर हम पढ़ लेते हैं 53 तक, तो ज़रा सोच के देख, देखो 23 की अगर 10 पे जाएगी तो 230 हो जाएगी, और 23 की टेबल 20 पे जाएगी अगर 20 पे, तो कितनी होगी 460 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 460 हो जाएगी। 530 जो है वो इससे कितना बड़ा है, वो इससे भी इससे 70 बड़ा है। कितना है 70 बड़ा है। तो 23 की टेबल में 70 तक लेके जाऊंगा, जब कितना आएगा 3 आएगा मेरे पास 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको सोल्व करके हमारे पास लगभग 23 के आसपास का कोई नंबर आएगा। ठीक है, इसे क्रॉस चेक कर लो। 5300 डिवाइड बाय 230.4, 23.0034, तो 23 आ गया हमारे पास। तो ये आ गया मेरे पास 23। अब मैंने x किसको माना था, इलेक्ट्रॉन को x माना था मैंने, तो मेरे पास क्या आ गए हैं, मेरे पास आ चुके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं क्या लिखूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास 23। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे मेरे पास, 23 में 3 ऐड कर दो, कितना आ गया 26। और न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे हमारे पास, अब 23 का कितना कर दो 30.4%, वो सारा करके वही 56 आ जाएगा आपका टोटल। ठीक है, निकालना चाहो तो निकाल लेना इसको। तो ये जो आपका सिंबल क्या आएगा, सिंबल आएगा आयरन। 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन इसने बोला है ना 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जो सिंबल आएगा वो आएगा 53 सॉरी F3 Fe+3। ठीक है, फेरिक आयन आएगा, ये क्या आएगा आपका फेरिक आयन। फेरिक आयन है हमारे पास। आप चाहो तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आप, ये आपका मास नंबर 56 था ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन 26 प्लस 23 प्लस 23 का 30.1% बोला था ना, 30.4%। इसको आप सोल्व कर लेना, मैं इसको थोड़ा खुला खुला लिख देता हूँ। आपने जो निकाला है वो सही भी है कि नहीं, इसे क्रॉस चेक कर लिया करो बेशक। ये कहता है कि भाई मास नंबर जो होता है मतलब 56, ये किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि 26 है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतना तो है ही, साथ में उसका 30.4% है। आप जब इधर अपनी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को सोल्व करोगे, ये इस वैल्यू को, तो कितनी आएगी आपकी, ये आपकी 56 ही आएगी। ठीक है, ये कितनी आएगी आपकी 56। एक रफ आइडिया देखो, इसको लगा के देख लो थोड़ा सा। आप क्या करो, यहां से इसका पॉइंट उड़ा दो, यहां से इसका 0 चला गया एक। ठीक है, अब इसमें क्या करो, अब इसको फिर से 10 से डिवाइड करो, क्या आएगा 30.4 ही तो हो जाएगा, नीचे का सारा गायब हो जाएगा ना आपका। रुको मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। यहां से जब मैं एक पॉइंट को हटाऊंगा तो सॉरी 0 जाएगी नहीं, 0 ऐड होगी, 0 जाएगी नहीं, 0 ऐड होगी एक, ये आपका नीचे 1000 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 1000। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर क्या आएगा, देखो ये आपका 56 प्लस 26 प्लस 23। अब यहाँ पे जो ये नंबर आप देख रहे हो, इसमें 304 इंटू 23 डिवाइड बाई 1000 करो, 1000 करोगे 3 जीरो आएंगी, 1000 करो क्या आएगा 3 जीरो आएगी ना। तो यहाँ पे देखो आप इसमें कर लो, टाइम कम है क्योंकि हमारे पास 23 इंटू 304, 23 इंटू 304 डिवाइड बाय 1000, 6.99 आ रहा है आपका।
ये कितना आ रहा है आपका 6.99, इस पूरे को सोल्व करके 6.99 यानी कि 7 मान के चलेंगे इसको, तो ये आपका 7 आ गया लगभग। तो अब इस पूरे को ऐड कर दो आप, 26 और आपका ये कितना आ गया 30, कितना आ गया 56 आ गया ना, 56 के बराबर। तो मतलब क्या है, हमारा जो आंसर था वो बिल्कुल सही था। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्रॉस चेक कर लिया करो। कभी कभी जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत हो सकती है, तो लास्ट में क्रॉस चेक किया कि हाँ हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसके आगे। स्टूडेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था हमारे पास, ठीक है ना, उसमें हमने जो फॉइल लिया था गोल्ड का लिया था, गोल्ड प्लेटिनम। इस तरह से कहता है गोल्ड या प्लेटिनम का फॉइल लेने के बजाय अगर हम वहां पर एल्यूमिनियम का फॉइल ले तो क्या असर पड़ेगा उस एक्सपेरिमेंट पर। तो देखो समझो, एल्यूमिनियम का फॉइल लेंगे तो पहली बात तो क्या है, उसका जो न्यूक्लियस उस पर चार्ज कम आएगा, है ना। अब चार्ज कम होने से क्या होगा, जो हमारी अल्फा रे थी जो बहुत स्पीड में आ रही थी, वो उस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर पॉजिटिव तो है लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम कंपनी बहुत कम है। तो जितने एंगल से पहले वो डिफ्लेक्ट कर रही थी, रिपल्शन के कारण तो डिफ्लेक्ट कर रही थी, वो जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो कंपेरेटिवली कम होगा। साथ में वो नंबर ऑफ अल्फा रेज जो रिबाउंड हो रही थी, जो वापस आ रही थी, उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि जब इसमें प्रोटॉन्स कम होंगे, न्यूक्लियर साइज क्या था आपका, एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा था ना, एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है वो, तो हमारा मास ही क्या होगा, कम हो गया है। तो मास कम होने से क्या है, इसका साइज कम हो जाएगा। साइज कम होने से क्या है, हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स थी, जो अल्फा पार्टिकल्स थे जो रिबाउंड हो रहे थे, अब उनके पास क्या स्पेस रहेगा थोड़ा सा, और क्योंकि इसका साइज छोटा हो गया है तो रिबाउंड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास रिबाउंड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स भी कम हो जाएंगे और जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो भी क्या होगा, कम। मतलब स्ट्रेट जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स की संख्या कंपेरेटिवली बढ़ जाएगी। बस ये छोटी सी बात थी इसके अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए और साथ में फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दीजिए।